So today's chapter is very interesting, dual nature of matter and radiation. Interesting इसलिए है कि अब तक आपने पढ़ा कि sometimes light behaves like a wave and sometimes it behaves like a particle. मैंने आपसे पहले भी बताया था कि there are certain phenomena that can be explained on the basis of dual nature of light, like interference, diffraction, and polarization. Whereas there are some phenomena which can be explained with the help of both particle nature as well as wave nature, like refraction and reflection. But there are certain phenomena which can only be explained on the basis of particle nature of matter, and they are photoelectric effect and Compton effect respectively. There are many others so, लेकिन हमारे कोर्स में जो है हम केवल उसी का भी कंसीडर कर रहे हैं. तो डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है, सबसे पहले डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस आया था. एक्चुअली डी ब्रोगली पढ़ते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय है. तो डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये पूरा नाम ही लिख लेते हैं हम लोग, डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर. कभी कभी ऐसे आता है. ठीक है, तो डी ब्रोगली का जो डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर है, वो है क्या ये आप पहले से ही जान रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. मैटर्स या पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, समटाइम बिहेव्स लाइक पार्टिकल एंड समटाइम दे बिहेव्स लाइक रेडिएशन और वेव, है ना. तो ये डुअल नेचर है मटेरियल का. तो मटेरियल अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस है जिसको बाद में अभी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं सुनाता हूं आपको. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, मैटर समटाइम behaves as particle and sometimes behaves like radiation or wave, है ना. तो this property of matter is known as dual nature. इसको सबसे पहले इस हाइपोथेसिस की इस मान्यता को पेश किया सबसे पहले किसने, डी ब्रोगली ने. कहने के लिए मैं डी ब्रोगली कह रहा हूं, लेकिन आप डी ब्रॉय ही कहिएगा. डी ब्रॉय, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ब्रॉय, डी ब्रॉय. दिस प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो करनी है हमको कैसे करनी है, बी आर ओ आई, दे ब्रॉय. ठीक है, इट्स नॉट डी ब्रोगली, इट्स एक्चुअली दे ब्रॉय. तो अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉय nature of dual nature of matter, according to this hypothesis, matter sometimes behaves like a particle and sometimes behaves like what, sometimes it behaves like wave. This property of matter is known as dual nature of material. तो dual nature के बारे में बाद में देखो, जब श्रोडिंगर वगैरह आते हैं और श्रोडिंगर में अपना इक्वेशन पेश किया और उन्होंने बताया कि जब तक हम लाइट को, इंटरफेरेंस आपने पढ़ा ना, इंटरफेरेंस जब आपने पढ़ा था तो आपने सीखा कि इंटरफेरेंस को हम वेव नेचर के ही हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन
या इस तरह के एंटिटीज का कि आप देख रहे हो तो किसी और की तरह बिहेव कर रहा है, आप नहीं देख रहे हो तो किसी और की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के इधर जो है जो लॉज हैं उनको समझने में मदद करता है। हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अभी हमें केवल बस यही जानना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर समटाइम्स बिहेव्स लाइक पार्टिकल एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक वेव। अब देखो जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होगा, अगर एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। जैसे फोटॉन है तो फोटॉन एक पार्टिकल है जिससे मिलकर लाइट बना है, उसकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसका फ्रीक्वेंसी पे। वहीं अगर कोई एनर्जी ऑफ वेव, आपको याद है ना किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। यानी अगर लाइट की इतनी मोटी बीम आपके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो कम प्रभाव डालेगी, और इतनी ज्यादा बड़ी बीम प्रकाश का इतना बड़ा पुंज आपके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो ज्यादा प्रभाव डालेगा। इतना बड़ा प्रकाश पुंज जो है अगर आपके ऊपर इंसिडेंट होगा तो ज्यादा प्रभाव डालेगा। मतलब कहने का ये है कि वेव जो है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, एंड यू नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हियर a is what? A is amplitude। तो देखो अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, और वेव है तो उसकी इंटेंसिटी उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ये चीज हमें याद रखना शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि आगे इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, डी ब्रोगली ने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है और उसमें मूवमेंट है तो उसमें मूवमेंट के वक्त न केवल पार्टिकल नेचर होगा बल्कि वेव नेचर भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली a particle in motion will have wave character, wave property associated with it, apart from particle nature। अर्थात अगर कोई पार्टिकल जैसे ही मूवमेंट शुरू करता है तो उसके साथ वेव प्रॉपर्टी भी जुड़नी शुरू हो जाती है ना। इसके बारे में डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया था। उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कैसे उसका पार्टिकल नेचर जो है धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और वेव नेचर एक्सपैंड होता जाएगा। उस इक्वेशन को हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो डी ब्रोगली के वेव इक्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में अधिकतर आया करता है, इसलिए जल्दी सावधानी से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर पार्टिकल नेचर है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंड करेगी, वेव नेचर है तो उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इस चीज को एकदम ध्यान बांध के रखे रहिएगा अंत तक। अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं डी ब्रोगली's इक्वेशन ऑफ ड्यूअल नेचर। डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन लिखते हैं। बार बार ब्रोगली निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? डी ब्रोगली।
de Broglie's dual nature equation, de Broglie's equation for dual nature of material. de Broglie ने इसको प्रूव करने के लिए लाइट को एग्जांपल लिया। अभी हम लाइट को आपको बताएंगे कि लाइट एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स दैट इज नोन एज फोटॉन। हर एक फोटॉन की एनर्जी निश्चित होती है ना, और उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बहरहाल हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। कंसीडर a light having photons। तो इस लाइट में क्या है, फोटॉन है। और आप जानते हैं प्लैंक ने बताया था, प्लैंक का जो क्वांटाइजेशन का थ्योरी था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक energy of photon, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा वो क्या होगा, E is equal to h nu। ठीक है, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, h nu। दो फोटॉन की कितनी होगी, 2h nu। तीन फोटॉन की 3h nu। n फोटॉन की nh nu होगी। एक फोटॉन से हम मतलब रख रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू E is equal to h nu। और we know that nu is equal to क्या होता है, speed of light upon lambda। This is our first equation according to Planck's energy of Max Planck के अनुसार जो है एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है इतने के बराबर होगी। बाद में आइंस्टीन ने कहा कि अगर एक पार्टिकल है, if mass of particle कितना है, m, then according to Einstein mass energy relation E is equal to कितना होगा, mc स्क्वायर। याद जानते हैं, ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन। तो जो फोटॉन है, इसके बारे में प्लैंक ने बताया था कि फोटॉन की एनर्जी जो यानी लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर उसी पार्टिकल का मास यानी उसी फोटॉन का मास m है और वेलोसिटी c है, जो कि सही बात है कि लाइट की पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी mc स्क्वायर होगी। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट E is equal to या h c by lambda is equal to what, mc स्क्वायर। यहाँ इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा, और अगर वेवलेंथ की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h by mc। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और 20वीं शताब्दी के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक था, जिसमें ये प्रूव करके दिखाने की कोशिश की थी de Broglie ने कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसका पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड हो जाता है, और वेव नेचर का वेवलेंथ जो होगा इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आगे अगले स्टेप में देखो, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो mc क्या है, mc क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ व्हाट, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो इसका मतलब अगर लाइट पार्टिकल है, मतलब लाइट में अगर मोमेंटम है तो जाहिर सी बात है उसमें पार्टिकल नेचर होगा। सबसे पहली चीज, ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है,
सी मटेरियल वेव, de Broglie's material waves. तो इसको आप क्या लिखेंगे, बस यही लिखेंगे कि when a particle is in motion, wave character is associated with it, which is known as मटेरियल वेव। यानी किसी मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसके मोशन की वजह से उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल वेव। तो ये डी ब्रोगली का मटेरियल वेव हो गया। अब आगे इसके बारे में हम जानते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। डी ब्रोगली's मटेरियल वेव। हाँ, तो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं और बिल्कुल यही इक्वेशन आगे आप लिखोगे। लेट any object of mass m is moving with velocity v, then इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv। मटेरियल वेव या मैटर वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल वेवलेंथ ऑफ मटेरियल वेव, इसको हम कितना मान लेते हैं, लैम्डा। मींस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई p या h बाई mv। अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जब वो मोशन में होते हैं तो ये वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि इसके साथ वेव प्रॉपर्टी भी एसोसिएटेड है। लेकिन याद रखिएगा, हर एक गतिमान वस्तु के साथ न केवल उसका पार्टिकल नेचर मौजूद होगा बल्कि वेव नेचर भी मौजूद होगा, जो कि डी ब्रोगली या डी ब्रॉय साहब ने शुरू से ही क्या बताया हमें कि मटेरियल वेव हमेशा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें न्यूमेरिकल आता रहता है, इसलिए जरूरी है याद रखेंगे। रिलेशन कैसे निकला जान ही रहे हैं, हमने आइंस्टाइन का इक्वेशन लिया, हमने मैक्स प्लैंक का जो है इक्वेशन लिया क्वांटाइजेशन का। प्लैंक ने सबसे पहले बताया था कि द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, है ना, या एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। और उस क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लाइट के फॉर्म में क्या कहते हैं, उस क्वांटाइज्ड एनर्जी पार्टिकल को हम कहते हैं फोटॉन, ठीक है। और बाकी जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्वांटम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक तो हो गया। अब मैं फिर आपसे बता रहा हूं, जान लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स यहीं से शुरू होता है कि पार्टिकल जो है वो बहुत सारे फेनोमेना, अच्छा कुछ फेनोमेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। क्या फेनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। दूसरा
phenomena explained by particle nature. ऑफ लाइट लिख लीजिएगा। और यहां पर लिखेंगे वो फेनोमेना जो दोनों के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकते हैं, है ना। फेनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय, ये एक्सपी का मतलब एक्सप्लेन्ड बाय बोथ, है ना, यानी पार्टिकल नेचर से भी और वेव नेचर से भी। तो कौन कौन सी फेनोमेना है जो केवल वेव नेचर से लाइट से एक्सप्लेन किया जा सकता है? उसमें सबसे पहले आप इंटरफेरेंस लिखेंगे, इंटरफियरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। ये फेनोमेना जो है हम केवल वेव नेचर से ही डिफाइन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर से नहीं। कुछ फेनोमेना हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे भी। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो पार्टिकल नेचर के ही हिसाब से हो पाएगा, वेव नेचर के हिसाब से नहीं। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तीसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने देखा था कि आप किसी बॉडी को जब गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या करता है वो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, इट स्टार्ट रेडिएटिंग द लाइट ऑफ ऑल पॉसिबल कलर। शुरुआत में इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, थोड़ी देर बाद जो है ऑरेंज होगा, ऐसे करते करते ब्लू होता जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, एनर्जी जब आप दे रहे हैं तो जो रेडिएशन इससे निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ये फेनोमेना जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या जो है ये इस पार्टिकल नेचर से जो है एक्सप्लेन होगा। फिर फेनोमेना जो एक्सप्लेन्ड बाय बोथ, यानी वेव एंड पार्टिकल नेचर। फेनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो कौन कौन से फेनोमेना है वो तो आप जानते ही हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। इनको आप चाहे आपने देखा ही था, हमने वेव की तरह भी वेव करके इसको एक्सप्लेन किया था और पार्टिकल के तौर पर भी। तो ये याद रखिएगा, पेपर में आता है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बल्कि एक डेरिवेशन की तरह भी आपको याद रखना है। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट so that the Broglie wavelength of an electron of energy k is given by, prove energy of an electron k, prove that energy of an electron is k, energy of an electron
wavelength lambda is k and ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी is k and लैम्डा का जो रिलेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट h बाई अंडर रूट h बाई अंडर रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की को अगर इसने k माना है तो k ही रहने दीजिए, काइनेटिक एनर्जी है इसकी कितना, ये प्रूव करना है। तो हम इसको शुरू करते हैं, ये प्रूव करके आपको दिखाते हैं। लेट mass of electron is m, ठीक है, and its velocity v, then kinetic energy k, क्योंकि इसी ने कहा ना काइनेटिक एनर्जी हमको क्या लेना है, k ही मत लीजिए, k लीजिए। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mv स्क्वायर। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। तो दिस इंप्लाइज कि v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां अगर v स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2k बाई m, कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू। आगे चलते हैं एंड वी नो दैट e इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम de Broglie equation लैम्डा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था h बाई mv, यही पढ़ा था ना। यहां v इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई m, ये पहला इक्वेशन मान लो है हमारा। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h, दिस इज m, एंड यहां हम लिख लेते हैं कहां से इक्वेशन लिया है, फ्रॉम फर्स्ट से v की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ऐसे ही रहने दीजिए, दिस इज 2k एंड दिस इज m। इस m से ये m कैंसिल होगा तो यहां कितना बचेगा, अंडर रूट m रह जाएगा। तो यहां आंसर आपका कितना है, h बाई अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी टाइम्स m, जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सीधे सीधे न्यूमेरिकल आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो ये है, जो एक नंबर में न्यूमेरिकल में आता है। अगली चीज जो हमें प्रूव करनी है, ये आपने कर भी लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो हम प्रूव करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का एक दूसरा डेरिवेट, वो है, देखिए क्या, इसमें आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, प्रूव दैट ये भी डेरिवेशन ही है, प्रूव दैट de Broglie wavelength lambda associated with electron, prove that, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, prove that de Broglie wavelength lambda associated with electron, की क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन which is accelerated with a mode which is accelerated with potential V
is given by ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल में आता है तो बच्चे एक घंटे बैठ के काइनेटिक एनर्जी निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा आएगी 12.31 अपॉन ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज जो होगा ये अंडर रूट में होगा, है ना। और याद रखिएगा आंसर जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये चीज याद रखने की जरूरत है। ये फार्मूला एकदम रट जाइएगा, ठीक है। वोल्टेज दिया रहेगा कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड विद द वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, फाइंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेवलेंथ। तो इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। नाउ आंसर इस तरह से लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड विद वोल्टेज V। वोल्टेज V से अगर आप किसी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज, क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज, यही तो होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E होता है और कितने वोल्टेज से आपने इसको दौड़ाया है, V वोल्टेज से, तो ये इसकी वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, है ना। और बाकी आप पीछे आप पहले ही कर चुके हो कि लैम्डा इज इक्वल, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है। यहां से आपने प्रूव किया था कि v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट 2k बाय n, ये चीज हो गई थी, है। देन इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। ये पहला हो गया, दिस इज सेकंड। Now from de Broglie इक्वेशन से हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, ये था। यहाँ ये वैल्यू जब हम प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको याद आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था अंडर रूट, यहाँ पे जो हमने प्रूव किया था वो वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, यही ना। इससे पहले हमने प्रूव किया था, तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ यहां पर हम आराम से पहुंच गए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस वाज द सेकंड, दिस वाज द थर्ड। नाउ आगे चलिए। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ कितना है, h अपॉन 2m, और k की वैल्यू हमारे पास e इंटू v है, ये इतना आ गया। अब वैल्यूज रखो, h को हम क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, h इज इक्वल टू 6.626 into 10 to the power 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second। mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 gram per kg। ये वैल्यू e की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 into 10 to the power minus 19। और वोल्टेज, ये वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे सारी और सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुटिंग दीज वैल्यूज यू विल फाइंड ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है सॉल्व करने पे, 12.31 into 10 to the power minus 10, जिसको हम एंगस्ट्रॉम लिख लेंगे, अपॉन मुझे क्या रह जाएगा, v। तो ये रिजल्ट पे आ गया अल्टीमेटली हम।
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या और कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, एक क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, सीधे ऐसे आएगा, an electron is accelerated with potential of 123 volt, find the wavelength या डिब्रोगली वेवलेंथ या मटेरियल वेवलेंथ, ये कुछ भी दे सकता है वेवलेंथ। तो अब अगर आपको फार्मूला सीधे नहीं आ रहा, एक घंटा आप सोचेंगे कैसे अब पहुंचे, खाली वोल्टेज बस दिया है, वेवलेंथ तक कैसे पहुंचे, और फार्मूला याद सीधे आपको मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 12.31 एंगस्ट्रॉम में आंसर याद रखना है और नीचे अंडर रूट b रखना है जी। एनी प्रॉब्लम नहीं है तो इसको याद रख लीजिए, इसको 100 वोल्ट कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हो जाएगा कितना 12.31 एंड दिस इज 100, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, याद रखिएगा। तो ये 10 हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.231 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आ जाएगा। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट, तो आपके समझ में आ जाएगा फाइंड आउट। अब सोचो, फाइंड आउट मटेरियल वेव एसोसिएटेड with iron man whose mass is 200 kg, है ना। आयरन मैन अपने पूरे साजो सामान के साथ 200 kg के हैं एंड he is chasing Thanos with velocity 5000 किलोमीटर या चलो 5000 मीटर पर सेकंड, है ना। कैलकुलेट मटेरियल वेव एसोसिएटेड with iron man, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे आयरन मैन साथ जो 200 किलो के हैं और 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, इनके साथ कितना मटेरियल वेव एसोसिएटेड होगा, है जी। तो सॉल्यूशन ऊपर कर रहे हैं, नीचे जगह ले रही है। हमें मालूम है कि डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv होता है जी, और h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34 होता है। आयरन मैन साहब का वेट है यहाँ पे 200 kg, रखिएगा 200 kg, और वेलोसिटी को ध्यान रखें, वेलोसिटी हो गई कितनी 5000, ये हो गया 3 तो 5 और 5 तो ये कितना हो जाएगा 6.626 into 10 to the power minus 34 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 to the power 6। सॉल्व करके देखिए 6.626 into 10 to the power minus
एंटीनल रॉकेट हो, तो चलिए रॉकेट ही बना दिया था हमने, 1 सेकंड में 5 किलोमीटर को जा रहे हैं, है ना, सुपरसोनिक है। तो उसके बावजूद उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है, इतना कम है ना, मतलब 1 मीटर का बिलियन का बिलियन इतना छोटा वेव कैरेक्टर उनके साथ एसोसिएटेड होगा। तो जब पूछा जाता है दो de Broglie said and it is proved that any material in motion will have wave character, why any person is not aware about it? तो आप आंसर ये लिखेंगे कि since the wavelength associated with heavy bodies यानी microscopic bodies can be easily shown to be very small which is impossible to predict, इसलिए हमें मैटर्स का मटेरियल वेव नहीं दिखता है या महसूस होता है, लेकिन हमेशा किसी भी पार्टिकल के मोशन के दौरान उसके पार्टिकल के साथ उसका वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। आगे की तरफ हम चलेंगे और फोटॉन के बारे में जानेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बहुत बाद में। सोचिए 1885 से हम जानते थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, अगर लाइट जो है किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन तब तक हम ये मानते थे कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर का है, सॉरी वेव नेचर का है, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे सही आखिर इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहा है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया सबसे पहले किन्होंने, इस प्रॉब्लम को का सलूशन दिया आइंस्टाइन ने, और 1921 में नोबेल प्राइज उनको इसी एक्सप्लेनेशन के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।